क्वेश्चंस खूब ट्रेंड में है, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो ज्ञान की संरचना, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, ज्ञान की संरचना कैसे करते हैं और अर्थ निर्माण कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरेशन, यानी सक्रिय अन्वेषण द्वारा, प्ले यानी खेलकूद के द्वारा, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, यानी एक्टिविटी करके, मटेरियल्स का यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन आपका इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स, जो उनके समकक्षी हैं, जो सहपाठी हैं, जो उनकी एज के लोग हैं, जिनके साथ वो खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, या जो उनसे बड़े लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके। भाई कुछ बातें आप अपने पीयर्स में करते हैं, कुछ सलाह या कुछ चीजें आप अपने अडल्ट से भी बात करके, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। बात तो ठीक लग रही है, चारों में बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो भले की बात है। आप लोग 79% लोग आंसर दे भी रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझते हैं, पूछा है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं और मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होती है। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो। क्वेश्चन है आपका सेकंड, पढ़िएगा, समय लीजिएगा पढ़ने के लिए क्योंकि थोड़े से लेंदी हैं। अगर आप पढ़ने की प्रैक्टिस रोज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स अभी ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप देख करके पढ़ पाए स्क्रीन पे, है ना। जितनी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। सेकंड कहता है टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर्स, यानी आप बच्चों को मदद कर रहे हैं क्या मेमोराइज करने के लिए, क्या याद करने के लिए, फोन नंबर्स को याद करने के लिए, है ना। अ टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट्स टू डिवाइड 10 डिजिट्स ऑफ फोन नंबर, टीचर ने सजेस्ट किया कि भाई फोन नंबर क्या होता है, 10 डिजिट का होगा, है ना। 10 डिजिट्स का फोन नंबर है मान लीजिए, ठीक। टीचर ने कहा कि 3 और 4 के टुकड़ों में विभाजित कर लो, जैसे ये 9599 4 डिजिट हो गई, ठीक है। 161025 या 161025, मतलब चंकिंग कहते हैं इसको। याद करने के लिए आसान तरीका क्या है, चंकिंग कहलाता है कि आपने टुकड़ों में विभाजित कर लिया किसी चीज को, तो चंकिंग से क्या हो जाता है, इजीली आप यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में याद रख पाते हो। ये स्ट्रेटेजी होती है याद करने की, मेमोराइजेशन की। तो एनकोडिंग तो कुछ और बना करके जब दिमाग में आप फीड कर रहे हो, एसिमुलेट होता है एज इट इज, आपने ऐड कर लिया, अडेप्टेशन है कुछ चेंज किया। यहाँ पे सिंपल चंकिंग मैकेनिज्म होता है, ये खंडीकरण कहेंगे। ए ऑप्शन 73% लोग आंसर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स, यानी लर्निंग की किस फॉर्म पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए स्कूल्स में, बताइएगा एक बार। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर, किस फॉर्म ऑफ लर्निंग पर सबसे ज्यादा जोर दें, किस तरह से सिखाएं, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। देखिए एक बार जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, यानी कि आप एक्वायर करें डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को, ज्ञान का और कौशलों का सृजन करें अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके। बात तो समझ में आती है। रोट मेमोराइजिंग द कंटेंट, रटना तो कहीं भी कोई भी तरीका नहीं है जिसपे जोर दिया जाना चाहिए। एम्फेसिस का मतलब क्या है, बल देना चाहिए किस तरह से सीखने पे, जिसमें बच्चा एक्टिव हो उस तरह से सीखने पे, चाइल्ड सेंटर्ड माहौल होना चाहिए। पैसिव नहीं रखना है बच्चे को कभी भी, पैसिव इमिटेशन यानी वो निष्क्रिय होकर के बस इमिटेट करे। डी ऑप्शन है कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन। देखो ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उद्दीपन अनुक्रिया, है ना। बैल बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, बैल बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, ये क्या है, ये कंडीशनिंग है कि एक स्टिमुलस है और सामने से रिस्पांस आना चाहिए, तो हम कंडीशनिंग करके आदत डलवा रहे हैं। इसमें मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, ये जस्ट कंडीशनिंग हो जाती है, हैबिट हो जाती है, और आप बिना दिमाग का यूज करे ऑटोमेटिकली सेम चीज करते रहते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग कहेंगे जिसको, जहां बच्चा एक्टिव है, कि बच्चा डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को बिल्ड करे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके अपनी सराउंडिंग में, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो, चीजें हो, है ना। तो उससे क्या होगा, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, क्या होगा, सक्रिय होगा। जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, दैट मीन्स उससे बेहतर लर्निंग कोई और नहीं है, जहां वो सक्रिय होकर सीखेगा। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अगर आप बच्चों में रीडिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे पढ़ना सीखें सामाजिक संरचनावादी अप्रोच के अनुसार। सामाजिक संरचनावादी कौन है, वाइगॉस्की हैं, दैट मीन्स ग्रुप्स में सीखें, है ना। पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है।
समझने में समस्या हो सकती है या थोड़ा लेंदी लग सकता है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर देंगे इसको। अभी तो नहीं आया भाई कोई नोटिफिकेशन। देखो एक बार, पहला ऑप्शन है सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज। सलमा एक टीचर हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज करती हैं, छोटे छोटे जो कार्ड्स होते हैं, है ना, जिसपे एक तरफ एप्पल लिखा है तो दूसरी तरफ एप्पल बना है। फ्लैश कार्ड्स आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में यूज किए होंगे जिन लोगों ने प्रॉपर की है। टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर बच्चे को फ्लैश कार्ड यूज करने को कहा है और जब भी वो करेक्ट रिस्पॉन्स करेगा उसको कैंडी मिलेगी रिवॉर्ड में, दैट मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ही फिर वो हमेशा काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं कहेंगे, फिर भी देख लेते हैं। Paramiti has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. यानी परामिति जो है विविध प्रकार की पुस्तकें देती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती हैं कि भाई डिस्कस करो। एक हर दिन आपको किताबें मिल रही हैं और जो किताब अच्छी लग रही है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। दैट मीन्स बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। हमारा पर्पस क्या है? बच्चे को एक्टिव करके लर्निंग बाय डूइंग कराना। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, अरुंधति एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्चुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमिन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यानी अरुंधति क्या करती हैं, वो फोकस करती हैं कि बच्चों को कॉन्टेक्चुअल मटेरियल यानी संदर्भ से संबंधित, है ना, संदर्भ से संबंधित, अगर हम उनको फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सके या वहां लेके जा सके जहां पे बच्चा कनेक्ट कर सके उस कॉन्टेक्स्ट में। बात तो सही है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट 5 टाइम्स टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड। मतलब रेखा जो है अगर कोई बच्चा गलत लिख देता है तो उसको 5 बार रिपीट कराती है, तो ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन चुनने का साधन है। नेगेटिव अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट बेस्ट कौन है? हम सिंपली 2 ऑप्शंस को यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक है सेकंड, दूसरा है थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड बेस्ट है यहाँ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग 56% लोग ही आंसर दे पा रहे हैं। देखो इसमें कॉम्प्लिकेट होकर फंसना नहीं है। अगर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि यही 2 बेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, पढ़िए क्वेश्चन। एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। यानी एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप समस्या समाधान की जो क्षमताएं हैं बच्चों की उनको कैसे बेहतर विकसित कर सकते हैं। समस्या समाधान बच्चों में आना चाहिए। लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा आएंगी, पढ़ाई से लेके लाइफ तक हर जगह पे। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड उसके अंदर आए, वो एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, इसके लिए टीचर क्या करे? पहला ऑप्शन है जनरेटिंग फियर अमंग योर स्टूडेंट्स। डर बिठा दो कि प्रॉब्लम है तो रोना पीटना मचा दो, परेशान हो जाओ, डर जाओ बिल्कुल, तो ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डर नहीं बिठाना, है ना, कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर दो, हाय रे एग्जाम्स आ रहे हैं, डर गए। फिर है बी ऑप्शन, एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगर फिक्स्ड वे होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सिर्फ एक ही तरीका, अटल तरीका होगा, तो सिर्फ एक फिक्स्ड वे से दुनिया की सारी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना, यहाँ पे डायनामिक होना जरूरी है। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, हाँ, आप समस्या को टुकड़ों में बांट करके देख पाएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से फिर आप सॉल्यूशन निकालें। समझ में आती है बात? एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन। बच्चों को पैसिव हमें रखना ही नहीं है दुनिया के किसी कोने में, तो 69% आंसर्स आपके सही हैं। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। एनालिसिस क्या होता है बेसिकली? एनालिसिस इज कि आप क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में खोल के देखना है प्रॉब्लम को। अच्छा, फेल हुए तो क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, अच्छा कौन से टॉपिक में मैं कमजोर हूं, ये एनालिसिस है ना। कोई प्रॉब्लम आई तो आपकी क्या गलती थी, क्या हो सकता था, क्या सिचुएशन है ओवरऑल, आप हिस्सों में विभाजित करके देख रहे हैं चीजों को या किसी भी एक प्रॉब्लम को, ये एनालिसिस है, टुकड़ों में तोड़ के देखना। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहीं पे बच्चा एक्टिव है और ये सही तरीका भी है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। यानी अर्थपूर्ण अधिगम किस ऑप्शन के द्वारा होगा? अर्थपूर्ण मतलब जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जो उसकी लाइफ से रिलेट कर सके, वो है अर्थपूर्ण अधिगम। पहला ऑप्शन क्या है हमारे सामने? पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में संदर्भ रहित। देखो, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड अधिगम नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होगा।
है ना। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी समस्या पे सॉल्यूशन के लिए आप मल्टीपल वेज अपनाएं, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। यानी अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। मतलब अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं किसी एक काम में तो इंटरनल फैक्टर पे आपने जोर दिया है, चाहे वो अपने मोटिवेशन हो, चाहे वो आपका परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत करते रहना हो, है ना, समस्याओं से ना डरना हो। तो अगर बच्चे ये इमोशन फील कर रहे हैं, क्या इमोशन होगा जब वो इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं किसी एक टास्क में सक्सेस के लिए, कि यानी अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, बजाय कि ये कि इतने लोग हैं, ये है, वो है, फलाना है। तो क्या होगा, प्राइड की भावना आएगी, गर्व महसूस करेगा बच्चा। क्या होगा, गर्व महसूस करेगा, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स, किसी और पे दोषारोपण नहीं किया कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, ये होता तो ये हो जाता, पापा के पास बहुत सारे पैसे होते तो बिजनेस करा देते, फलाना हो जाता, है ना, नौकरी इसलिए लगी क्योंकि ये हो गया। वो इंटरनल फैक्टर्स खुद पे आरोपित करेगा कोई भी चीज को, चाहे वो सक्सेस है चाहे फेलियर, तो प्राइड वाली फीलिंग आएगी, एक गर्व की भावना आपके अंदर रहेगी। शेम, एंगर, एंग्जाइटी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स पे आपने डाली हैं चीजें, एक्सटर्नल पे डालेंगे तब नेगेटिव इमोशंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड बिकॉज। यानी प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यानी जब प्राथमिक स्तर पे बच्चा है तो मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है, जहां पे मल्टीपल सेंसेस, हमारा जो 5 सेंसेस हैं वो सब इन्वॉल्व हों, बच्चे को देखने का भी मौका मिले, करने का भी मौका मिले, सुनने का भी मौका मिले, है ना, टच, टेस्ट, फील, ये सारी चीजें आ जाएं। तो इस वे को, मल्टी सेंसरी अप्रोच को, जहां पे मल्टीपल सेंसेस बच्चे के यूज हो, फोकस क्यों करना चाहिए टीचर को, एनकरेज क्यों करना चाहिए ऐसी अप्रोच को जिसमें मल्टीपल सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, हर तरह से आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, यानी यह अधिगम को प्रभावशाली बनाती है। बिल्कुल, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी बेहतर लर्निंग होगी, ये याद रखिएगा, है ना। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, यानी कुछ बच्चों को हटाने का, निकालने का मौका दे देती है ये चीज। मल्टी सेंसरी अप्रोच, बच्चों को एक्सक्लूड नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना, इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने वाला ऑप्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, बच्चों को आपको हटाना नहीं है, सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना। सी ऑप्शन है, इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर। देखो, टीचर का टाइम बचाने के लिए, टीचर पे बर्डन कम करने के लिए, है ना, टाइम पास के लिए, ये सारे काम पेडागोजी में अच्छे नहीं माने जाते, इनको पॉजिटिव नहीं माना जाता कि टीचर का टाइम बच जाएगा तो मतलब कहाँ दौड़ लगा के जाना है टीचर को, समय है, एक प्रॉपर गिवन टाइम है, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में कुछ करना हो, ये सारी नेगेटिव बातें होती हैं, ठीक है। इट यील्ड्स टू डोसिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो ये भी गलत हो गया कि आज्ञा परायणता, बस उनको मान लेना है चीजों को, ऐसा भी गलत है। यहाँ पे सिंपल बात है, इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, अधिगम ज्यादा प्रभावशाली बनेगा यदि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, तो वो भूलेंगे नहीं, चीजों को हमेशा अच्छे से समझ के रखेंगे, आगे बढ़ेंगे या लाइफ में यूज भी कर पाएंगे दूसरी सिचुएशंस में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, पढ़िएगा एक बार इसको कुछ सेकंड्स का समय लेकर के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, एक क्वेश्चन इस पे एटलीस्ट सीटेट में या और भी जगह आजकल आने लगा है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस या फिर नाइव कॉन्सेप्ट्स कह देते हैं इनको, कि बच्चों के ना कई सारे नाइव कॉन्सेप्ट्स विकसित हो जाते हैं। जैसे अभी कल परसों एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चे ने गंदा पानी देख करके कहा कि पानी का जो रंग है वो कलरलेस नहीं होता, पानी रंगहीन नहीं होता, पानी में रंग होता है, क्योंकि उसने कहीं कलरफुल पानी देख लिया था, या होली में मान लो होली वाला पानी देख लिया, गंदा पानी देख लिया। तो ये क्या है, एक नाइव कॉन्सेप्शन है, उसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता, मिसकंसेप्शन हो गया किसी वजह से। तो इन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को बच्चे कई बार क्रिएट कर लेते हैं या हो जाते हैं, वो बात ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है इस संदर्भ में, बताइएगा एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड। भाई बच्चा जो भी लेके आता है ना, उसको डिस्करेज नहीं किया जाता, उसको एनकरेज किया जाता है, मतलब ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहने की वजह ऑल्टरनेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा दूसरे ढंग से सोच रहा है, ठीक है। तो इसको डिस्करेज नहीं किया जाता, एनकरेज किया जाता है, बस ठीक करा देंगे आप बच्चे को सही तर्क दे करके, लेकिन ये नहीं है कि डिस्करेज कर देंगे कि बोले ही ना, वो अपने विचार कहे ही ना। फिर है बी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल
हाँ बिल्कुल नेचुरल सी बात है भाई, बच्चे 4 चीज देखेंगे, उनके दिमाग में 4 तरह के आइडियाज आएंगे, क्यूरियोसिटी होती है उनमें, वो मल्टीपल वेज में सोच सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आती है बात सी ऑप्शन, आर टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दीज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस एज दे आर सिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। हाँ टीचर को ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे, क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट होते हैं, पता लगेगा आपको कि बच्चे सोचते कैसे हैं और आपको ठीक कैसे कराना है। फिर है बात डी ऑप्शन में, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, rather these represent children's intuitive ideas about world around them। बात सही है कि ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं, ये कई बार बेसलेस नहीं होते, बच्चे कैसे सोचते हैं, उनकी दुनिया में इंट्यूटिव आइडियाज, उनको सहजता से कैसे आइडियाज आते हैं, ये भी बताते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही गलत है, बाकी तीनों बातें इस बारे में सही है। हमसे पूछा गलत था इसलिए गलत ही सही है, जो कि ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, dash view of learning explains that tangible incentives and rewards motivate students for learning। यानी निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस कह लीजिए या मूर्त प्रलोभनों को, यानी टेंजिबल रिवॉर्ड्स के फर्स्ट आए तो पापा ने कहा फोन दिलाएंगे, क्या टेंजिबल रिवॉर्ड है ना, मतलब टेंजिबल इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ये कौन सा व्यू ऑफ लर्निंग मानेगा, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इस चीज को मानेगा? आपको पता है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कौन कहता है ये सब बातें? सिर्फ 49% लोग ही कह रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक तो इस तरह की बात करते ही नहीं है, कॉग्निटिविस्ट दिमाग पे जोर डालने की बात करते हैं, सोशियो कल्चरलिस्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं। एक ही समुदाय है जो इस तरह की बात करेगा, वो है बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, व्यवहारवाद जिसको हम कहते हैं, जिससे स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलव, हल, टॉलमैन और भी 70 तरह के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है वो कहता है कि एक स्टिमुलस है, एक रिस्पॉन्स है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करता है, रीइंफोर्समेंट की बात करता है कि बाहरी चीजों से बच्चा मोटिवेट होगा, ऐसा कौन कह रहा है? बिहेवियरल एस्पेक्ट, स्किनर से लेकर के और थॉर्नडाइक